गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हमने बात की थी राजस्थान में संधियों के बारे में। हमने राजस्थान की सहायक संधियां और अधीनस्थ संधियों के बारे में बात की थी। किस रियासत ने संधि की थी और कब कब संधि की थी। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति के बारे में बात करने के लिए हम इन पॉइंट्स पर बात करेंगे। आज हम ये टॉपिक कवर करेंगे। अगर बात करें सबसे पहले हम देखेंगे जो अजमेर है उसे चीफ कमिश्नरी या राजपूताना रेजिडेंसी कैसे बनाया गया। हम जानते हैं कि 1857 की क्रांति के टाइम जो अजमेर था वो चीफ कमिश्नरी था, जिसे राजपूताना रेजिडेंसी भी बोलते थे। तो कैसे अजमेर को राजपूताना रेजिडेंसी बनाया गया। फिर बात करते हैं, इसी से रिलेटेड एक पॉइंट निकलता है तब रेजिडेंसी से कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये एक पोस्ट होती थी, वो कौन था। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के कारण क्या थे। जो 1857 की क्रांति हुई, किस वजह से ये 1857 की क्रांति हुई। उसके बाद अगर हम बात करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि जब राजस्थान में 1857 की क्रांति हुई तो उस समय राजस्थान में कुल सैनिक छावनियां कितनी थी। जैसे हमें पता है राजस्थान में सैनिक छावनियां थी नसीराबाद, एरिनपुरा छावनी, देवली छावनी। तो ऐसे कितनी छावनियां थी राजस्थान में। और विद्रोह की शुरुआत है, हम जानते हैं नसीराबाद छावनी से हुई। तो वो नसीराबाद छावनी से ही क्यों हुई थी, इसकी वजह का भी हम पता करेंगे। उसके बाद बात करेंगे किन सैनिक छावनियों ने विद्रोह किया, यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई राजस्थान में, इसमें जो टोटल छावनियां थी उनमें से कितनी छावनियों ने विद्रोह किया और किन छावनियों ने विद्रोह नहीं किया, इनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे राजस्थान की सैनिक बटालियनों के गठन के बारे में, यानी कि जो छावनियां थी उनमें कौन कौन सी सैनिक बटालियनें थी, उनका गठन कब हुआ, इन सब इस टॉपिक पर बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे जन विद्रोह की, यानी कि ये सब विद्रोह तो मतलब 1857 में जो छावनियां थी उनमें विद्रोह तो किया था सैनिकों ने, लेकिन सैनिकों के अलावा जो जनता थी उसने भी विद्रोह किया था। वो विद्रोह किया था कोटा में, भरतपुर में, बीकानेर में, टोंक में और भी बहुत सी रियासतें थी जिनमें यह विद्रोह हुआ। हम इन रियासतों के विद्रोह के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे क्रांति से जुड़े हुए व्यक्ति, मतलब कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में पूछ लिया जाता है क्रांति से जुड़े हुए, जैसे अमरचंद बाठिया, तात्या टोपे। जैसे अमरचंद बाठिया को राजस्थान का मंगल पांडे बोलते हैं, तो इन्हें क्यों बोलते हैं राजस्थान का मंगल पांडे, और तात्या टोपे का क्या कनेक्शन है राजस्थान से, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हम क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण कथन के बारे में, यानी कि कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, मतलब किसी अधिकारी ने कोई स्टेटमेंट दे दी क्रांति के बारे में, तो हम उन स्टेटमेंट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी स्टेटमेंट किस अधिकारी या किसी और इंसान ने दी है। फिर उसके बाद में बात करेंगे हम क्रांति से संबंधित पुस्तकें, यानी कि 1857 की क्रांति पे कौन कौन सी बुक्स लिखी गई। जैसे हम बात करें, एक बुक है उसका नाम है 1857, ये लिखी थी एस.एन. सेन ने। ऐसे और कौन कौन सी बुक्स हैं जो 1857 की क्रांति पे लिखी गई। तो शुरुआत करते हैं हम अपने पहले पार्ट से। वैसे तो आज हम सिर्फ इस पार्ट को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इन सैनिक विद्रोह तक बात करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में काफी लंबा हो जाएगा। हम जन विद्रोह और इन लास्ट वाले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो आज हम यहाँ तक बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें अजमेर चीफ कमिश्नरी के बारे में, मतलब अजमेर चीफ कमिश्नरी कैसे बना, यानी कि जो राजपूताना रेजिडेंसी कैसे बना अजमेर, ठीक है। तो इसके लिए हमने बात की थी कल, जो अंग्रेज है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने रियासत से संधि कर ली थी, यानी कि राजा से संधि कर ली थी। और जो राजा है वो अगर किसी से लड़ाई करता, या मतलब इस रियासत के राजा का किसी से युद्ध होता, तो उसके लिए सेना जो है वो अंग्रेज देते। और हर रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया जो इन पॉलिटिकल मामलों को देखता, ठीक है। तो ऐसे राजपूताना की अलग अलग रियासतों में अलग अलग पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किए गए, ठीक है। लेकिन ये पॉलिटिकल एजेंट है जो वो इस रियासत
का है, मतलब अलग-अलग रियासत में अलग-अलग पॉलिटिकल एजेंट है। ये इस रियासत का प्रमुख है, ये इस रियासत में प्रमुख है और ये इस रियासत में प्रमुख है। लेकिन इन सब के ऊपर यानी कि भारत में जो सबसे बड़ा पद था, सबसे बड़ा अंग्रेज अधिकारी था, वो था भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है? और ये भारत का गवर्नर जनरल है, ये यानी कि बंगाल यानी कलकत्ता में बैठता था, ठीक है? तो इन हर रियासत के पॉलिटिकल एजेंट को अगर मतलब इनमें आपस में कोई युद्ध हो, तो इन पॉलिटिकल एजेंट को पहले गवर्नर जनरल को रिपोर्ट करना पड़ता, ठीक है? तो अलग-अलग रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट गवर्नर जनरल के पास जाते। तो ऐसे इस हम जानते हैं कि अंग्रेजों ने सिर्फ राजपूताने से ही संधि नहीं की थी। इन्होंने अलग-अलग जैसे बंगाल, बिहार मतलब यहाँ भी इनको संभालना भी इस गवर्नर जनरल का काम था। तो इस गवर्नर जनरल के पास लोड बहुत हो गया था, ठीक है? मतलब तब इन्होंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा पद बनाएं जो इन पॉलिटिकल एजेंट्स के ऊपर हो, यानी कि इन पॉलिटिकल एजेंट्स अपने रिपोर्ट ये सभी पॉलिटिकल एजेंट एक ऐसे एक पद बनाएं उसको दें और ये सिर्फ अकेला इंसान इस गवर्नर जनरल के पास आए ताकि इनका टाइम बच के, क्योंकि देखो ये गवर्नर अलग अलग जाते तो इनको भी वेट करना पड़ता गवर्नर जनरल के लिए, और गवर्नर जनरल सबसे अलग अलग बात करता तो इसका भी टाइम वेस्ट होता, ठीक है? तो इसके लिए इन्होंने कहा भी तुम सब जाओगे, राजपुताने के सभी पॉलिटिकल एजेंट इस पोस्ट बना दी एक रेजिडेंट फॉर राजपुताना, रेजिडेंट फॉर राजपुताना, ये एक पोस्ट बनाई रेजिडेंट फॉर राजपुताना जो इन सभी पॉलिटिकल एजेंट्स के ऊपर एक पोस्ट थी। यानी कि अलग अलग रियासतों के जैसे जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट, जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट, ये अपनी रिपोर्ट इस रेजिडेंट फॉर राजपुताना को देते और रेजिडेंट फॉर राजपुताना अपनी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को देता, ठीक है? तो राजस्थान का फर्स्ट रेजिडेंट फॉर राजपुताना बनाया गया डेविड ऑक्टरलोनी को, डेविड ऑक्टरलोनी को। और जब ये रेजिडेंट फॉर राजपुताना पद बनाया गया तो इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय रखा गया था दिल्ली में, यानी कि इन पॉलिटिकल एजेंट्स को दिल्ली जाना पड़ता इन्हें रिपोर्ट देने के लिए, ठीक है? इसके बाद 1832 में गवर्नर जनरल थे उस टाइम लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है? ये अजमेर में एक दरबार लगाते हैं, अजमेर दरबार लगाते हैं तो ये राजपूत राजाओं से मिलते हैं और उनसे समस्या पूछते हैं। तो राजपूत राजा कहते हैं भी सबसे बड़ी समस्या हमें ये आ रही है, अभी हम मान लो हमारी रियासतों के बीच युद्ध हो रहा है, तो ये पॉलिटिकल एजेंट है हमारी रियासतों के, ये पहले दिल्ली जाते हैं इस रेजिडेंट फॉर राजपुताना के पास, रेजिडेंट फॉर राजपुताना के पास दिल्ली जाते हैं, इससे परमिशन लेते हैं, फिर आते हैं वापस, यानी कि इसमें कम से कम हमारे 10-15 दिन लग जाते हैं। तो हमें इस चीज का सोल्यूशन करो, मतलब हमें दिल्ली ना जाना पड़े, इसका हेडक्वार्टर है वो कहीं और शिफ्ट कर दो जो हमारे पास हो। तो विलियम बेंटिक ने 1832 में इस रेजिडेंट फॉर राजपुताना पद को समाप्त कर एक नया पद बनाया गया जिसे कहा गया एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, यानी कि एजीजी, और इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया अजमेर को। अब इन पॉलिटिकल एजेंट को अजमेर रिपोर्ट करना होता था, ठीक है? तो राजस्थान का फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल अगर पूछे तो उनका नाम था मिस्टर अब्राहम लोकेट, ये राजस्थान के फर्स्ट एजेंट टू गवर्नर जनरल थे मिस्टर अब्राहम लोकेट, यानी कि सबसे ऊपर था गवर्नर जनरल, उसके बाद था एजीजी और फिर था पॉलिटिकल एजेंट, यानी कि इन दोनों के बीच कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए ये पद बनाया गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है? और इसका हेडक्वार्टर अजमेर में रखा गया। लेकिन जो हम जानते हैं कि जो अंग्रेज थे यानी कि यूरोपियंस थे वो ठंडे इलाके से आए थे और राजस्थान में बहुत गर्मी पड़ती है, तो इन्होंने कहा भी सर हमारी ये एजेंट टू गवर्नर जनरल जो राजपुताने मतलब इन अंग्रेजों ने एजेंट बन के राजपुताने में आने से मना कर दिया गवर्नर जनरल को,
तो कहा भी हमें बहुत गर्मी होती है वहां पे, हम नहीं जाएंगे। तो इस चीज का सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने कहा 1845 में क्या किया, इसका हेडक्वार्टर है उसे आबू में शिफ्ट कर दिया गया। आबू सिरोही, ये थोड़ा ठंडा इलाका है और जगह से, इसलिए यहाँ शिफ्ट कर दिया। और 1864 फिर आबू में ये रहे, तो आबू में इन्हें सर्दियों में प्रॉब्लम होने लगी। सर्दियों में आबू में सर्दी ज्यादा होती थी, तो इसके बाद 1864 में ये प्रावधान किया गया 1864 में ये प्रावधान किया गया कि ग्रीष्मकालीन जो हेडक्वार्टर है वो तो आबू रहेगा, और शीतकालीन हेडक्वार्टर है जो वो रहेगा अजमेर। यानी कि इसके दो हेडक्वार्टर बना दिए गए। गर्मियों में तो आबू में हेडक्वार्टर और सर्दियों में अजमेर को हेडक्वार्टर बना दिया गया। ठीक है। और अब बात करें हम 1857 की क्रांति के समय, ये एजीजी कौन था राजस्थान का, तो ये थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। अब इन सब चीजों को अगर हम कंक्लूड करें तो सब इन चीज का कंक्लूजन क्या है कि जो गवर्नर जनरल और पीए है, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए पहले तो पद बनाया गया था रेजिडेंट फॉर राजपुताना, और इसका हेडक्वार्टर रखा था दिल्ली। लेकिन बाद में 1832 में विलियम बेंटिक आए और इन्होंने इसको समाप्त करके नया पद बनाया एजीजी। ये पहले थे डेविड ऑक्टरलोनी, और ये पहले एजीजी बने थे इब्राहिम लोकेट। ठीक है। फिर इसके बाद 1845 में इसे अजमेर से शिफ्ट करके आबू इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया, और 1864 में किया कि गर्मियों में आबू और सर्दियों में अजमेर। हमने देखा कि किस तरह अजमेर है वो चीफ कमिश्नरी बना। ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट था 1857 की क्रांति का कारण। ठीक है। तो हम जानते हैं कि भारत में 1857 की क्रांति का कारण था, पहले एक पुरानी राइफल थी जिसका नाम था ब्राउन बेस। उसकी जगह पर दिसंबर 1856 में एक नई राइफल लॉन्च की गई जिसका नाम था एनफील्ड P53। P53 मतलब P53 इसलिए रखा गया क्योंकि ये 1853 में बनी थी, इसलिए 53 ऐड किया गया इसका आगे। ठीक है। तो पुरानी राइफल थी ब्राउन बेस, इसकी जगह नई राइफल लाई इनफील्ड P53। ठीक है। तो इससे समस्या क्या थी, मतलब क्या हुआ, ये राइफल बदलने से क्या हो गया, मतलब क्यों सैनिक है उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो, वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है पर बना ही देती हूँ। मान लो ये पुरानी राइफल थी। ठीक है। तो इसमें क्या होता था, दो चीजें डलती थी। एक तो ये कारतूस, एक था गन पाउडर। यानी कि पहले इसमें कारतूस डालने पड़ते सैनिकों को। ठीक है। फिर इसके ऊपर बाद में वो एक गन पाउडर डालते ताकि ये स्मूथली वर्क कर सके। यानी कि तो इस प्रोसेसिंग में उनको टाइम बहुत लगता था। ठीक है। इसके बाद में ये नई राइफल जो आई थी ना, इनफील्ड राइफल, इसमें इन कारतूसों के ऊपर इन गन पाउडर को नहीं डालना पड़ा। क्यों? क्योंकि जो नए कारतूस आए थे उनके ऊपर पहले से ही गन पाउडर डला हुआ था, और उनके ऊपर एक मतलब कॉर्क लगा दिया गया था। ठीक है। तो ये कहा गया है भी जो ये कॉर्क था ना, ये गाय और सुअर की चर्बी से बना था, और इनको इसमें लोड करने से पहले उन सैनिकों को इसे मुंह से उखाड़ना पड़ता था। तो जैसा हम जानते हैं जो गाय है वो हिंदुओं के लिए पवित्र है, और सुअर है मतलब वो मुसलमानों के लिए हराम है, यानी कि अपवित्र है। ठीक है। तो हिंदू सैनिकों ने और मुसलमान सैनिकों ने इसका विरोध किया। ठीक है। तो सबसे पहले बैरकपुर छावनी में एक जो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, उसके सैनिक थे मंगल पांडे, जिन्होंने 29 मार्च 1857 को मतलब इन यहाँ पर बैरकपुर छावनी में इन कारतूस का प्रशिक्षण चल रहा था। तो इन्होंने मना कर दिया ये कारतूस चलाने से। तो फिर अंग्रेजों ने काफी दबाव डाला, तो इन्होंने लोड की और इन दो अंग्रेज अधिकारियों पर गोली मार दी, जिसमें लेफ्टिनेंट बॉफ
बफ या बाग भी बोलते हैं इन्हें, लेफ्टिनेंट बफ या लेफ्टिनेंट बाग और सार्जेंट ह्यूसन, इन दोनों की मृत्यु हो गई। ठीक है, इसकी वजह से इन्हें 18 अप्रैल 1857 को फांसी दी थी। ठीक है, इनको फांसी देकर इस बैरकपुर छावनी में तो विद्रोह यहीं दबा दिया गया। लेकिन इससे क्या हुआ, मतलब ये बात सभी जगह फैल गई। तो फिर एक छावनी थी मेरठ छावनी। मेरठ छावनी के सैनिक थे। 24 अप्रैल 1857 को मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने विरोध कर दिया ये कारतूस चलाने से। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हुआ, उन सैनिकों को 9 मई को इनमें से 85 सैनिकों को पकड़कर बंद कर दिया गया, यानी कि जेल में डाल दिया गया और 10 साल की सजा दे दी गई इनको। ठीक है, फिर जो इनके बचे हुए सैनिक थे, उन्होंने 10 मई के दिन क्या किया, यहाँ क्रांति की शुरुआत कर दी, यानी कि अपने इन साथियों को छुड़ा लिया और अंग्रेज अधिकारियों को मार दिया। इस तरह ये 1857 की क्रांति है वो मेरठ छावनी से शुरू होती है, इस ब्राउन बेस राइफल की जगह इस इनफील्ड राइफल के यूज के कारण। अब हम बात करेंगे राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो राजस्थान में 1857 की क्रांति शुरू करने से पहले हमें देखना होगा कि राजस्थान में उस समय स्थिति क्या थी, यानी कि कितनी सैनिक छावनियां थी राजस्थान में। तो राजस्थान में क्रांति के समय अगर सैनिक छावनियों की बात करें तो राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। अब बात करते हैं कौन कौन सी ये 6 सैनिक छावनियां थी। इनमें से बात करें तो पहली छावनी थी नसीराबाद सैनिक छावनी, दूसरी थी नीमच, तीसरी थी देवली, चौथी थी एरिनपुरा, पांचवी थी ब्यावर और छठी थी खैरवाड़ा। अगर बात करें नसीराबाद छावनी की, तो नसीराबाद छावनी थी अजमेर में। कहाँ थी ये नसीराबाद छावनी? ये थी अजमेर में। अगर बात करें इस सैनिक छावनी को किसने बसाया था, मतलब किसने इसे छावनी बनाया था नसीराबाद को, तो इसको छावनी बनाने वाले व्यक्ति का नाम था डेविड ऑक्टरलोनी। जो पहले रेजिडेंट फॉर राजपूताना थे डेविड ऑक्टरलोनी, इन्होंने ही इस नसीराबाद सैनिक छावनी को बसाया था। ठीक है, इसका नाम अगर बात करें नसीराबाद क्यों पड़ा, तो ये डेविड ऑक्टरलोनी है, इनको शाह आलम जो द्वितीय थे मुगल शासक, इन्होंने एक उपाधि दी थी नसीर की उपाधि दी थी। तो इसी के उपाधि के कारण, मतलब इनकी उपाधि थी नसीर, और इसी नसीर ने इस छावनी को बसाया यानी कि आबाद किया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया नसीराबाद। ठीक है, अगर बात करें दूसरी छावनी नीमच की, तो नीमच छावनी थी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में। उस समय जो ये नीमच था, मतलब अब तो ये एमपी में आता है, लेकिन उस टाइम जो नीमच था ये राजपूताने का ही पार्ट था। ठीक है, इसलिए नीमच छावनी अब हम कहते हैं मध्य प्रदेश में है। अगर बात करें तीसरी छावनी देवली, देवली थी टोंक में। देवली छावनी थी टोंक में। अगर बात करें चौथी छावनी की, एरिनपुरा, एरिनपुरा छावनी की बात करें तो एरिनपुरा छावनी थी पाली में। अगर इस छावनी को बसाने की बात करें तो इसको बनाया था मेजर डाउनिंग ने। मेजर डाउनिंग ने इस एरिनपुरा छावनी को बसाया था। और इसके नाम की अगर बात करें, इसका नाम एरिनपुरा कैसे पड़ा, तो इसका नाम एरिनपुरा पड़ा क्योंकि ये जो मेजर डाउनिंग था ये इंग्लैंड में जहाँ रहता था, मतलब इंग्लैंड में इसके मतलब शहर का नाम था एरिन, और उसी एरिन नाम से बाद में ये नाम पड़ा एरिनपुरा। ठीक है, इसके बाद अगर नेक्स्ट छावनी की बात करें ब्यावर, ब्यावर छावनी को बसाया था मेजर डिक्सन ने। मेजर डिक्सन ने ब्यावर की बात करें तो ब्यावर अभी नया जिला बना दिया, तो ये ब्यावर में ही है। ठीक है, ब्यावर छावनी है ब्यावर में। नेक्स्ट छावनी की बात करें तो नेक्स्ट छावनी थी खैरवाड़ा, ये थी उदयपुर में। ठीक है, नसीराबाद छावनी को अजमेर में बसाया गया। नीमच की बात करें तो इसे एमपी में, देवली की बात करें तो टोंक में, एरिनपुरा की बात करें तो पाली में, ब्यावर की बात करें तो ब्यावर ब्यावर में, और खैरवाड़ा की बात करें तो उदयपुर में। ठीक है, ये ब्यावर छावनी है ना, इसको बसाया गया था, मतलब जो अजमेर है, अजमेर से अगर हम जोधपुर जाते हैं तो बीच में एक मेर क्षेत्र पड़ता है, तो यहाँ से लोग मतलब जाते थे, तो ये जो यहाँ एक मतलब मेर जाति रहती थी। ठीक है, मेर, तो ये इन लोगों से लूटपाट करते। तब ये जोधपुर के जो लोग थे या जनता थी, इन्होंने अंग्रेजों से कहा
कि आपने हमसे संधियां की है और हमारी रक्षा का दायित्व लिया है, तो हमारी इन मेरों से रक्षा करो। तो इनसे बचाने के लिए मतलब यहाँ पर ब्यावर में एक छावनी बनाई गई, ब्यावर, ठीक है। और मतलब इस पे बाहर मतलब ये लूटपाट का एरिया था, तो इसलिए बाहर बाहर बोर्ड लगा दिया, बी अवेयर। और बी अवेयर नाम, ये बी अवेयर से बन गया ब्यावर, ठीक है। अब बात करें प्रमुख सैनिक बटालियनों की, तो राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक बटालियनें थी और उनका गठन कब किया गया, यानी कि हम बात करें जैसे खेरवाड़ा है, तो इसमें कौन सी सैनिक बटालियन थी, तो इसमें हम बात करते हैं एमबीसी यानी कि मेवाड़ भील कोर थी, ठीक है। ब्यावर की बात करें तो ब्यावर में मेर बटालियन थी। तो इन सब बटालियनों का गठन कब कब हुआ, तो अब बात करते हैं इन बटालियनों के गठन की। तो पहली है मेर बटालियन। मेर बटालियन का गठन किया गया 1822-23 में और इसका हेडक्वार्टर बनाया गया ब्यावर, यानी कि ब्यावर में जो बटालियन थी, जो मतलब सैनिक टुकड़ी थी, उसका नाम था मेर। मेर बटालियन उस सैनिक टुकड़ी का नाम था और ये बनाई गई 1822 और 1823 में। दूसरी बात करें, दूसरी में बटालियन थी शेखावाटी ब्रिगेड, जिसका गठन किया गया 1834 में और इसका हेडक्वार्टर रखा गया झुंझुनू। और मतलब इसका गठन किया उस अधिकारी का नाम था हेनरी फोस्टर। हेनरी फोस्टर ने शेखावाटी ब्रिगेड का गठन किया 1834 में और इसका हेडक्वार्टर रखा झुंझुनू को। तीसरी बात करें तो तीसरी थी जोधपुर लीजियन। इसका गठन किया गया 1835 में और इसका हेडक्वार्टर रखा एरनपुरा पाली को, यानी कि जो एरनपुरा था उस टाइम, एरनपुरा में अगर बात करें कौन सी बटालियन थी, तो उस टाइम एरनपुरा में जोधपुर लीजियन थी। इस जोधपुर लीजियन के जो सैनिक थे ना, वो मतलब सबसे ज्यादा सैनिक जो थे वो यूपी से थे। और जैसे हम बात करें राजस्थान की और यूपी की, तो ये यूपी जो है वो ये राजस्थान के पूर्व में पड़ता है, तो इसलिए इन सैनिकों को पूर्विया सैनिक भी कहा जाता था, ठीक है। अगर पूछ ले पूर्विया सैनिक किस सैनिक बटालियन का नाम है, तो वो जोधपुर लीजियन का नाम है। नेक्स्ट बात की जाए तो नेक्स्ट है कोटा कंटिंजेंट। इसका गठन 1838-39 में किया और इसके 3 हेडक्वार्टर थे। पहला हेडक्वार्टर नीमच एमपी में था, दूसरा आगरा में था और तीसरा देवली टोंक में था। लास्ट बटालियन की बात करें तो इसका नाम था मेवाड़ भील कोर। इसका गठन 1841 में किया गया और इसका हेडक्वार्टर उदयपुर खेरवाड़ा में रखा गया और इसका फर्स्ट कमांडेंट बनाया गया विलियम हंटर को। एमबीसी की बात करें तो ये भी मतलब जैसे सिरोही है, उदयपुर से अगर हम सिरोही की तरफ जाते हैं तो बीच में ये यहाँ पर जो भील है ना, भील बाहुल्य क्षेत्र है, मतलब भील जनजाति के लोग बहुत रहते थे। और ये क्या करते हैं, मतलब 2 तरह के मतलब कर लेते थे, बोलाई कर और रखवाली कर, यानी कि यहाँ से कोई जाता तो उनसे टैक्स लेते। तो इससे तंग होकर मतलब ये इन्होंने लोगों ने अंग्रेजों से शिकायत की, तब इन भीलों पर नियंत्रण करने के लिए एक वो बनाई गई टुकड़ी जिसका नाम था मेवाड़ भील कोर, ठीक है। यानी कि जो पढ़ा इसकी क्विक रिवीजन करें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय 6 सैनिक छावनियां थी, जिनमें पहली छावनी थी नसीराबाद, नसीराबाद थी अजमेर में, दूसरी थी नीमच, नीमच थी एमपी में, और तीसरी की बात करें तो तीसरी थी देवली, देवली थी टोंक में, और चौथी की बात करें तो एरनपुरा, एरनपुरा थी पाली में। पांचवी बात करें तो ब्यावर, जो भी ब्यावर में ही है। और छठी की बात करें तो छठी थी खैरवाड़ा, खैरवाड़ा थी उदयपुर में। यानी कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। पहली थी नसीराबाद, दूसरी नीमच, देवली, एरनपुरा, ब्यावर और खैरवाड़ा। अगर बात करें प्रमुख बटालियनों की, तो राजस्थान की प्रमुख बटालियनों की बात की जाए तो पहली बटालियन थी मेर बटालियन, दूसरी थी पहली मेर, दूसरी थी शेखावाटी, तीसरी थी जोधपुर लीजियन और चौथी थी कोटा कंटिंजेंट और पांचवी थी मेवाड़ भील कोर। इनके गठन की बात की जाए तो इसका गठन 1822-23 में, इसके की बात की जाए तो शेखावाटी का 1834, जोधपुर का 1835, कोटा कंटिंजेंट का 1838-39 में और मेवाड़ भील कोर का 1841 में।
यानी कि इसी सीक्वेंस में इनका गठन किया गया था। और हेडक्वार्टर की बात करें तो मेर बटालियन का हेडक्वार्टर रखा गया ब्यावर में, शेखावाटी का हेडक्वार्टर रखा गया झुंझुनू में, जोधपुर लीजियन का हेडक्वार्टर रखा गया एरिनपुरा पाली में, कोटा कंटिंजेंट का हेडक्वार्टर रखा गया 3 जगह, पहला नीमच, दूसरा आगरा और तीसरा देवली। ठीक है। और मेवाड़ भील कोर का हेडक्वार्टर रखा गया खैरवाड़ा में। मेवाड़ भील कोर का हेडक्वार्टर रखा गया खैरवाड़ा उदयपुर। ठीक है। अब हम एक एक करके बात करेंगे इन छावनियों में होने वाले विद्रोह की। तो हमें पता है राजस्थान की सिर्फ 4 छावनियों में विद्रोह हुआ था, 2 छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ था। तो राजस्थान की जो 4 छावनियां जिनमें विद्रोह हुआ था वो थी नसीराबाद, नीमच, देवली और एरनपुरा। ब्यावर और खैरवाड़ा 2 ऐसी बटालियन थी, मतलब 2 ऐसी छावनियां थी जहां पर सैनिक विद्रोह नहीं हुआ था। सिर्फ इन 4 छावनियों में सैनिक विद्रोह हुआ था। और इन चारों छावनियों में इसी क्रम में सैनिक विद्रोह हुआ था, पहले नसीराबाद में, फिर नीमच में, फिर देवली में और फिर एरनपुरा में। सबसे पहले अगर हम बात करें नीमच में सैनिक विद्रोह की तो हमें पता है 1857 की क्रांति का मतलब कैसे हमने देखा कि 1857 की क्रांति कैसे शुरू हुई थी। भाई बैरकपुर छावनी के जो मंगल पांडे थे उन्होंने विरोध किया था उस कारतूस को चलाने, मतलब उस इनफील्ड राइफल को चलाने में। तो फिर जबरदस्ती हुई उनसे, तो उन्होंने उन 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मारकर हत्या कर दी, जिसकी वजह से 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी। फिर ये बात मेरठ में पहुंचती है। फिर मेरठ की छावनी, मतलब मेरठ के जो सैनिक थे वो विद्रोह कर देते हैं। वो 10 मई को विद्रोह करते हैं 1857 को मेरठ से। और 11 मई को वो दिल्ली पहुंचकर बहादुर शाह जफर को, मुगल बादशाह थे जो उस टाइम, उनको अपना नेता घोषित कर लेते हैं, बहादुर शाह जफर को। ठीक है। अब बात करें राजस्थान में शुरुआत की, और राजस्थान में शुरुआत है वो नसीराबाद से ही क्यों हुआ मतलब। तो जब ये विद्रोह शुरू, मतलब भारत में ये विद्रोह हो गया, तो इस क्रांति की खबर जो है 19 मई 1857 को आबू में पहुंचती है। यानी कि मई में, हमें पता है ग्रीष्म काल में जो एजीजी है वो आबू में बैठता है। तो इसलिए सबसे पहले जो क्रांति की खबर है वो 19 मई 1857 को आबू के एजीजी के पास पहुंचती है। मतलब एजीजी को ऐसे कहा जाता है भाई ऐसे करके क्रांति हो गई, तो आप अपने मतलब उसकी सुरक्षा करो एरिया की। ठीक है। तो अजमेर कमिश्नरी की सुरक्षा के लिए, यानी कि जो मतलब ये सिर्फ एजीजी आबू जाता था, मतलब मेन जो सामान है, जो गोला बारूद वगैरह सैनिकों का, वो अजमेर में रहता था। ठीक है। तो इसकी सुरक्षा के लिए उन्होंने, गवर्नर जनरल ने ऑर्डर दिया एजीजी को भी, आप अपनी कमिश्नरी की सुरक्षा करें अजमेर की। ठीक है। तो इसकी सुरक्षा के लिए तो उन्होंने पूछा भी यहाँ कौन सी बटालियन है नियुक्त है। तो इन्होंने कहा 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो नियुक्त है। ठीक है। ये 15वीं जो नेटिव इन्फेंट्री थी, इसे मेरठ से लाया गया था, यानी कि ये राजस्थान की नहीं थी, इसे मेरठ से लाया गया था। तो इन लोगों को थोड़ी बहुत जानकारी पहले से ही थी। तो इन्होंने कहा, मतलब इस एजीजी ने कहा भी इसे हटाओ, मतलब ये लोग तो क्रांति कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है इसका ट्रांसफर कर दिया अजमेर से, यानी कि कमिश्नरी की सुरक्षा में इनको तो हटा दिया गया, और इनकी जगह कमिश्नरी की सुरक्षा के लिए मेर बटालियन को बुला लिया ब्यावर से मेर बटालियन आई और उसे अजमेर कमिश्नरी की सुरक्षा के लिए नियुक्त किया। और इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है इसका ट्रांसफर कर दिया गया नसीराबाद। इसका नसीराबाद ट्रांसफर किया तो इससे ये जो सैनिक थे ये मतलब दुखी हुए। इन्होंने कहा भी आपको हम पर विश्वास ही नहीं है, हम आपके प्रति बहुत वफादार हैं। तो एक तो पहला कारण था ये, इस वजह से गुस्सा हुए इनके ट्रांसफर की वजह से। दूसरा क्या हुआ, नसीराबाद में जाते ही इनसे क्या किया, इनके हथियार ले लिए गए। जो ये सैनिक हैं इनके जो हथियार हैं इनको जब्त कर लिया गया। और तीसरा कारण था, इन सैनिकों के ऊपर बम्बई लांसर, यहाँ एक सैनिक टुकड़ी बुलाई बम्बई लांसर, और इनको कहा आप इन पर निगरानी रखो, यानी कि इनकी पहरेदारी लगा दी।
ये हथियार लेकर इनकी पहरेदारी करने लगे, इन 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की। तो इस इसलिए ये क्रांति क्या है, सबसे पहले नसीराबाद से शुरू हुई। नसीराबाद से शुरू होने के 3 कारण क्या थे? भाई पहला तो ये मतलब मेरठ से आए थे, इसलिए क्रांति की थोड़ी जानकारी थी इन्हें, ठीक है, पहली वजह तो ये थी। और इनको क्रांति की जानकारी थी, और दूसरा इनका ट्रांसफर कर दिया गया, तो इन्हें लगा भी हम पर विश्वास ही नहीं है अंग्रेजों को, दूसरी वजह ये थी। और तीसरी की बात करें तो इनके हथियार जब्त कर लिए, और चौथी बात करें तो इन पर पहरेदारी लगा दी। इस वजह से इन सैनिकों ने क्या किया, 28 मई 1857 को बख्तावर सिंह को अपना नेता बनाया और विद्रोह कर दिया। यानी कि विद्रोह किया 28 मई 1857 को इस सैनिक छावनी के लोगों ने विद्रोह कर दिया। और 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एक कर्नल न्यूबरी और एक थे कैप्टन स्पॉटिसवुड, इन दोनों को मार दिया, यानी कि गोली मारकर इनकी हत्या कर दी। और एक जो अंग्रेज अधिकारी थे कर्नल पेनी, ये जब इन मतलब यहाँ क्रांति हुई, तो इन क्रांति से जो अंग्रेज परिवार थे उनको मतलब शिफ्ट करने के लिए इनको मतलब जोधपुर महाराजा के पास शिफ्ट कर रहे थे। तो उस टाइम ये अंग्रेज अधिकारी कर्नल पेनी था, इनको पैनिक अटैक आ गया, यानी कि हार्ट अटैक, हृदयाघात से इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। और 2 जो अंग्रेज अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट लॉक और कैप्टन हार्डी, ये इस विद्रोह के टाइम घायल हो गए थे, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर एक जब इनका नसीराबाद ट्रांसफर किया, तो यहाँ पर एक सैनिक छावनी पहले से थी, उसका नाम था 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो 28 मई को इन्होंने विद्रोह किया था, नसीराबाद के क्रांतिकारियों ने। इन्होंने इस नेटिव इन्फेंट्री के क्रांतिकारियों से कहा भी तुम कब विद्रोह करोगे, इनको 3 दिन तो हो गए। फिर 30 तारीख को यानी कि 30 मई को ये जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है, ये भी इनके साथ मिल जाती है इस विद्रोह में। और ये दोनों मिलकर 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रीय क्रांति में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। यानी कि नसीराबाद की अगर बात करें, नसीराबाद छावनी की, तो नसीराबाद छावनी में विद्रोह की अगर हम बात करें तो उस मतलब सबसे पहले क्या हुआ, जो क्रांति है उसकी खबर पहुंची एजीजी के पास माउंट आबू में। तो एजीजी ने कहा कि हमें अजमेर कमिश्नरी की सुरक्षा करनी चाहिए, और यहाँ पर जो ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, ये पहले से मेरठ से आई हुई है, तो इन लोगों का उनके प्रति लगाव है, तो इनको ट्रांसफर कर दो नसीराबाद। तो इन अंग्रेजों का ट्रांसफर कर इन सैनिक टुकड़ी का ट्रांसफर कर दिया अजमेर से नसीराबाद, और इसकी जगह मेर बटालियन को बुला लिया गया। नसीराबाद इनका ट्रांसफर किया, वहां से पहले ही एक टुकड़ी थी 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, और ये सैनिक थे, इनके ऊपर क्या किया, इनके हथियार जब्त कर लिए, और इनके ऊपर जो बम्बई लांसर एक सैनिक टुकड़ी मंगाई और उसकी पहरेदारी लगा दी, ठीक है। इससे ये क्या हुआ, सैनिक जो है ये नाराज हुए, और इन्होंने बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई 1857 को विद्रोह कर दिया। और इन्होंने विद्रोह करते ही 2 अंग्रेज अधिकारी कर्नल न्यूबरी और स्पॉटिसवुड को मार दिया, और लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी इसमें घायल हो गए। फिर जो अंग्रेज बचे थे, जो अंग्रेज परिवार थे, उनको यहाँ से सुरक्षित जोधपुर महाराजा के पास ले जाया जा रहा था। तो उस टाइम जाते वक्त एक अधिकारी थे कर्नल पेनी, उनका हार्ट अटैक से उनकी भी डेथ हो गई, ठीक है। फिर इसके साथ 28 मई को इन्होंने विद्रोह किया। 2 दिन बाद यहाँ पर जो पहले से 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, वो इन विद्रोहियों के साथ, इन क्रांतिकारियों के साथ मिल गई, और 18 जून 1857 को ये दिल्ली की राष्ट्रीय क्रांति में शामिल हो गए। ये था नसीराबाद का विद्रोह। इसमें आपसे पूछ सकता है मतलब नेता कौन था, तो नेता था बख्तावर सिंह। विद्रोह कब हुआ, 28 मई 1857 को। राजस्थान में सबसे पहले 1857 की क्रांति कहाँ हुई, तो सबसे पहले नसीराबाद में हुई। और कौन मारे गए, तो इसमें 3 अंग्रेज अधिकारी मारे गए, एक कर्नल न्यूबरी, एक स्पॉटिसवुड और एक पेनी। अगर बात की जाए हार्ट अटैक से किसकी डेथ हुई, तो वो था कर्नल पेनी। और एक क्वेश्चन पूछ रहे कौन से 2 अधिकारी थे जो घायल हो गए, तो घायल होने वाले 2 अधिकारी थे लॉक और हार्डी। और बात की जाए 30वीं क्वेश्चन आए 30वीं नेटिव इन्फेंट्री ने नसीराबाद के क्रांति, ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री को कब ज्वाइन किया, तो 30 मई को, ठीक है। और विद्रोह मतलब नसीराबाद का विद्रोह करने वाली
जो बटालियन थी या जो सैनिक थे उनको, वो कौन सी बटालियन थी, वो थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। और ये कब राष्ट्रीय विद्रोह में शामिल हुए, ये 18 जून 1857 को राष्ट्रीय विद्रोह में शामिल हुए। ठीक है, इससे यही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब बात करें नेक्स्ट नीमच विद्रोह की। अब हम बात करें नीमच में विद्रोह की। तो नीमच में विद्रोह की बात करें तो नीमच में एक अंग्रेज अधिकारी था, कर्नल एबोट। अंग्रेज अधिकारी था कर्नल एबोट। ठीक है, कर्नल एबोट ने क्या किया, जो यहाँ के सैनिक थे उन सैनिकों को कहा भी तुम क्योंकि ये घबरा गए थे, क्योंकि सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, तो ये इस कर्नल एबोट ने क्या किया, 2 जून को अपने सैनिकों को इकट्ठा कर लिया। जो इसके मतलब सैनिक थे जो यहाँ नीमच में, उन सैनिकों को इकट्ठा किया और कहा कि तुम कसम खाओ कि तुम विद्रोह नहीं करोगे, यानी कि वफादारी की कस्में खिलाई इनको। कहा भी तुम हमारे प्रति वफादार रहोगे। इस चीज की इनको अपने अपने ग्रंथों पर, जैसे हिंदू थे तो उन्हें उनके धर्म ग्रंथ पर, और मुसलमानों को उनके धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाने के लिए, वफादारी की कसम खाने के लिए प्रेरित किया, ये जो कर्नल एबोट थे। तब ये बोल रहे थे, उसी टाइम एक सैनिक था जिसका नाम था मोहम्मद अली बेग। तो इसने कसम खाने से इनकार कर दिया। इसने कहा भी हम वफादारी की क्यों कसम खाएं। वफादार इन्होंने कहा भी आप कौन सी वफादारी दिखाते हो, मतलब आप पहले कसम खाते हो, मतलब वादे करते हो, संधियां करते हो और फिर उसका उल्लंघन करते हो। तो इस कर्नल एबोट ने पूछा भी हमने कौन सी संधि का उल्लंघन कर दिया। तो इन्होंने कहा तुमने अवध के साथ संधि की थी। तो अवध का नवाब था वाजिद अली। ठीक है, तो इन्होंने एक गवर्नर जनरल हुए थे लॉर्ड डलहौजी। इन्होंने क्या किया, इस अवध के जो शासक थे वाजिद अली को, इनसे इनका शासन हड़प लिया था और कहा कि तुम अच्छी तरह से शासन नहीं चला रहे, यानी कि कुप्रशासन के आधार पर इन्होंने अवध को अपने कब्जे में ले लिया था अंग्रेजों ने। तब मोहम्मद अली बेग ने कहा, ये जो थे मोहम्मद अली बेग, ये अवध से यानी कि लखनऊ से ही थे। तो इन्होंने कहा भी तुमने वाजिद अली से ले लिया, तुमने कहा था भी हम तुम्हारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जो संधियां हुई थी, तो फिर वाजिद अली से उनका शासन क्यों लिया। मतलब तुम ही हमारे लिए वफादार नहीं हो तो हम क्यों वफादारी की कसम खाएं। तो उस टाइम तो इस मोहम्मद अली बेग को चुप करा दिया था। लेकिन अगले दिन 3 जून 1857 को हीरा सिंह और ये मोहम्मद अली बेग, इन दोनों ने मिलकर नीमच में विद्रोह कर दिया। जो नीमच है, नीमच छावनी में इन सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, यानी कि नीमच में विद्रोह किया 3 जून 1857 को। और जो थे हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग, इन दोनों ने मिलकर विद्रोह किया। ठीक है, तब इन्होंने विद्रोह किया तो यहाँ से मतलब 40 अंग्रेज परिवार थे यहाँ पर, उनको सुरक्षित ले जाया जा रहा था। ठीक है, उनको सुरक्षित मेवाड़ के महाराणा थे उस टाइम स्वरूप सिंह जी, उनके यहाँ सुरक्षित ले जाया जा रहा था। तो रास्ते में ये जो अंग्रेज हैं, ये 40 अंग्रेज हैं, इन्होंने रास्ते में एक जगह शरण ली, उसका नाम था डुंगला गांव। डुंगला गांव पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़। तो इस डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में इन 40 अंग्रेज अधिकारियों ने एक किसान था जिसका नाम था रूगाराम, रूगाराम किसान के यहाँ शरण ली थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो ये अंग्रेज परिवार है, इनको मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था जो मेजर सावर्स, वो इनको मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह के पास ले जाता है। और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह इन्हें पिछोला झील में स्थित जग मंदिर में शरण देते हैं। यानी कि मेवाड़ महाराणा ने इन अंग्रेज परिवारों को जग मंदिर में शरण दी और इनकी मतलब देखभाल करने के लिए एक गोकुल चंद्र मेहता नाम के एक व्यक्ति को नियुक्त कर दिया गया। गोकुल चंद्र मेहता नाम के व्यक्ति को इन अंग्रेज परिवारों की देखरेख के लिए मेवाड़ महाराणा ने नियुक्त किया। ठीक है, अगर बात करें इन सैनिकों की, इन्होंने 3 जून को विद्रोह किया, यानी कि नीमच की छावनी जला दी, यहाँ से लूटपाट की और यहाँ से लूटपाट करके शाहपुरा चले गए। शाहपुरा गए तो शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह। इन्होंने इन सैनिकों की पुष्प वर्षा करके स्वागत करवाया, यानी कि बहुत बड़ा स्वागत करवाया। ये शाहपुरा के महाराजा ने, जो शाहपुरा की जनता थी, उन्होंने इन सैनिकों पर पुष्प वर्षा की। महाराजा ने, लक्ष्मण सिंह ने इन शाहपुरा के सैनिकों की मतलब पुष्प वर्षा से स्वागत किया। फिर इसके बाद शाहपुरा के बाद ये जाते हैं निम्बाहेड़ा।
निम्बाहेड़ा में जाकर यहाँ पर भी जनता है जो निम्बाहेड़ा की वो भी इनका स्वागत करती है। निम्बाहेड़ा पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। निम्बाहेड़ा के बाद ये जाते हैं देवली में। 5 जून 1857 को ये देवली में पहुंचते हैं और देवली में यहाँ पहले से एक महिदपुर बटालियन थी, उसके साथ मिलकर ये देवली में विद्रोह कर देते हैं। यानी कि देवली छावनी में विद्रोह की बात करें तो 5 जून को हुआ था। फिर ये देवली और नीमच के विद्रोह मिलकर 20 जून 1857 को दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली की राष्ट्रीय क्रांति में हिस्सा ले लेते हैं। यानी कि नीमच विद्रोह की अगर हम बात करें तो 3 जून 1857 को हुआ था। क्योंकि जो कर्नल एबोट था उसने 2 जून को इन सैनिकों को वफादारी की कसम खाने के लिए प्रेरित किया, लेकिन मोहम्मद अली बेग नाम के इस सैनिक ने इनका विरोध किया और 3 जून को हीरा सिंह के साथ मिलकर मोहम्मद अली बेग ने नीमच में विद्रोह कर दिया। नीमच में विद्रोह के बाद ये शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा में लक्ष्मण सिंह ने इनकी पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। उसके बाद ये निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ पहुंचे। निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में इनका जन स्वागत किया गया और जन स्वागत के बाद ये 5 जून 1857 को देवली पहुंचते हैं और देवली में महिदपुर बटालियन के साथ मिलकर देवली में विद्रोह कर देते हैं। यानी कि देवली में विद्रोह हुआ 5 जून को। उसके बाद 20 जून 1857 को ये नीमच के सैनिक और देवली के सैनिक दिल्ली की राष्ट्रीय क्रांति में भाग ले लेते हैं, ठीक है। और एक जो इन अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित पहुंचाया गया मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह के पास। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जग मंदिर में शरण दी और गोकुल चंद्र मेहता को इनकी देखभाल के लिए नियुक्त किया गया। स्वरूप सिंह के पास जाने से पहले इन्होंने डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में शरण ली और उस किसान का नाम था रूबाराम, ठीक है। अगर बात करें इससे क्वेश्चंस की तो पहला क्वेश्चन पूछ सकते हैं नीमच में विद्रोह कब हुआ, तो नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून 1857 को। पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो पॉलिटिकल एजेंट था नीमच का कर्नल एबोट, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, वफादारी की कस्में दिलाई, ठीक है। फिर विद्रोह 3 जून को किसके नेतृत्व में हुआ, तो हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। और विद्रोहियों का शाहपुरा के किस शासक ने पुष्प वर्षा से स्वागत किया, तो वो शासक थे लक्ष्मण सिंह। और बात की जाए विद्रोहियों का कहाँ पर जन स्वागत किया गया, तो विद्रोहियों का निम्बाहेड़ा में जन स्वागत किया गया। और निम्बाहेड़ा के बाद देवली पहुंचे। देवली में विद्रोह कब हुआ, तो देवली में विद्रोह हुआ 5 जून 1857 को। और नीमच और देवली छावनी के सैनिक राष्ट्रीय क्रांति में कब हिस्सा लिया, तो 20 जून 1857 को। नीमच से भागे हुए अंग्रेज अधिकारियों को ने रास्ते में किस गांव में शरण ली, तो उन्होंने रास्ते में डुंगला गांव में शरण ली। डुंगला गांव कहाँ पड़ता है, तो चित्तौड़गढ़ में। किस किसान के घर इन्होंने शरण ली, तो उस किसान का नाम था रूगाराम, ठीक है। फिर किस महाराणा ने मेवाड़ के किस महाराणा ने नीमच से अंग्रेज परिवारों को शरण दी, तो वो महाराणा थे स्वरूप सिंह। और महाराणा स्वरूप सिंह ने शरण कहाँ दी इन अंग्रेज परिवारों को, तो वो दी थी जग मंदिर में। और किसे नियुक्त किया, गोकुल चंद्र मेहता को। और उस समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स। एरेनपुरा विद्रोह की अगर हम बात करें तो मतलब उस टाइम जो एरेनपुरा में जो सैनिक टुकड़ी नियुक्त थी उसका नाम था जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन है इसका एक युद्ध अभ्यास होना था आबू सिरोही में। तो युद्ध अभ्यास के लिए ये सैनिक टुकड़ी जो जोधपुर लीजियन एरेनपुरा की थी, ये सिरोही गई हुई थी, आबू सिरोही। और यहाँ पॉलिटिकल एजेंट थे जेडी हॉल। तो इन्होंने सैनिकों ने क्या किया, 21 अगस्त 1857 को यहाँ पर क्रांति कर दी। इन सैनिकों ने जोधपुर लीजियन के सैनिकों ने आबू में 21 अगस्त 1857 को क्रांति कर दी और फिर एरेनपुरा के लिए रवाना हो गए। एरेनपुरा पहुंचे ये 23 अगस्त को और 23 अगस्त को इन्होंने एरेनपुरा में क्रांति कर दी, ठीक है। एरेनपुरा क्रांति करने के बाद ये क्रांतिकारी दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली के लिए रवाना हुए तो रास्ते में इनको एक ठाकुर मिले, अशोक एक ठिकाना था जोधपुर का। उसके एक सैनिक उसके ठाकुर थे शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह इनको मिलते हैं रास्ते में दिल्ली जाते समय। तो शिवनाथ सिंह इनका नेतृत्व करते हैं और ये नारा देते हैं
चलो दिल्ली मारो फिरंगी। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया? तो वो दिया था शिवनाथ सिंह ने। शिवनाथ सिंह कहाँ के थे? शिवनाथ सिंह आसोप जोधपुर के ठाकुर थे। तो ये इन सैनिकों के साथ मिलकर, ये भी इन सैनिकों के साथ मिल जाते हैं और इनका नेतृत्व करते हैं और दिल्ली जाते हैं। तो दिल्ली जाते समय रास्ते में एक गांव पड़ता है खैरवा, पाली में। मतलब पाली में एक गांव पड़ता है खैरवा, पाली में। यहाँ पर क्या होता है, ये ये जानने से पहले हम एक बात जानेंगे। मतलब मेवाड़ है ना, वो मारवाड़ है ना, उस समय मारवाड़ के जो महाराजा थे उनका नाम था तखत सिंह। तखत सिंह उस समय में मारवाड़ के राजा थे। और इनके मतलब ठिकाने थे दो, एक आउवा और एक था बिथोड़ा। यानी कि पहले तो हम जानते हैं ठिकाना क्या होता है। मतलब जो राजा होता है ना, जो राजा के पास भूमि होती है उसको तो कहते हैं खालसा भूमि। और जो राजा मतलब अपनी भूमि कुछ अपने भाइयों को दे देता है, मतलब शासन करने के लिए अपने भाइयों को, तो उस भूमि को बोल देते हैं जागीर भूमि। और वो या ठिकाना। और यहाँ पर जो मतलब भाई उनका नियुक्त होता है उसे बोलते हैं ठिकानेदार। ठीक है। तो तखत सिंह जो थे उनकी मतलब मान लो ये भूमि है, ये उनके छोटे छोटे ठिकाने हैं। ऐसे कई ठिकाने थे। तो उसमें एक ठिकाना था अहुआ और एक था पिथौरा। अहुआ के जो ठाकुर थे उनका नाम था कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत। तो यहाँ भी थोड़ा है ना, इसके ठाकुर, इसका नया मतलब सामंत वो ठाकुर या सामंत किसे बनाया जाए, इसको लेकर एक विवाद हो रहा था। तब तख्त सिंह ने कान जी को ठाकुर बना दिया, लेकिन कुशाल सिंह चंपावत थे वो इनके पक्ष में नहीं थे। तो उन्होंने कहा भी इसे नहीं बनाना चाहिए। लेकिन तख्त सिंह ने इनकी बात नहीं मानी, कुशाल सिंह चंपावत की, और कान जी को ठाकुर बना दिया। तो ये कुशाल सिंह चंपावत ने क्या किया, इन कान जी को मार दिया। बिथोड़ा के ठिकानेदार कान जी को मार दिया कुशाल सिंह चंपावत ने। अगर राजा ने किसी को नियुक्त किया है और उसको कोई मार दे, तो मतलब वो तो राजा का आज्ञा को ना मानना हुआ। और राजा को आज्ञा को ना मानने की एक ही सजा थी, फांसी। यानी कि इस कुशाल सिंह चंपावत को फांसी देनी थी। यानी कि इस कुशाल सिंह चंपावत ने क्या कर दिया, तख्त सिंह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। ठीक है। तो फिर इसने सोचा भी अब मेरे पास सेना तो है नहीं, तख्त सिंह की सेना आएगी तो क्या करूं। तो इसने क्या, तब इसे पता चला भी जो एरिनपुरा में ऐसे ऐसे सैनिक है, उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो जा रहे हैं दिल्ली। तो इन जा रहे सैनिकों को क्या किया, इसने खैरवा गांव पाली में कुशाल सिंह चंपावत से मिलते हैं। ये कुशाल सिंह चंपावत ने इनको रोक लिया और इन्होंने कहा तुम अंग्रेजों को मारने दिल्ली क्यों जा रहे हो? अंग्रेज तो राजस्थान में है, आप मेरे साथ आउवा चलो। आउवा के ठिकानेदार थे ये, और ये इन्हें आउवा ले गए सैनिकों को। ठीक है। लेकिन इसमें सारे सैनिक नहीं माने, कुछ माने और कुछ नहीं माने। जो नहीं माने थे वो शिवनाथ सिंह के साथ चले गए, और बाकी सैनिक है ना चंपावत जी के साथ चले गए, कुशाल सिंह चंपावत। जो शिवनाथ सिंह जी के साथ नहीं होते वो शिव सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। शिव सिंह के नेतृत्व में दिल्ली जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। और जब ये दिल्ली जाते हैं तो रास्ते में हरियाणा में एक जगह पड़ती है नारनौल। हरियाणा में जगह पड़ती है नारनौल। वहां एक अंग्रेज अधिकारी थे, गर्नार्ड गेरार्ड। इन्होंने क्या किया, इन शिव सिंह के नेतृत्व में जो एरिनपुरा के सैनिक टुकड़ी जा रही थी उसको रोक दिया यहीं पर। यानी कि ये इन्हें रोकने का काम किया था गेरार्ड नामक अधिकारी ने। अब बात करें उन सैनिकों की जो आउवा जाने के लिए रवाना हुए थे, मतलब कुशाल सिंह चंपावत के साथ आउवा गए थे। तो उन्होंने पहले सबसे पहले किया बिथोड़ा का युद्ध, क्योंकि कुशाल सिंह चंपावत ने तख्त सिंह का विरोध कर दिया था, इसलिए तख्त सिंह युद्ध करना चाहते थे। और इन्होंने इन सैनिकों को शरण दी, इसलिए कंपनी भी इनसे युद्ध करना चाहती थी। तो कंपनी और तख्त सिंह की दोनों की सेना मिलकर बिथोड़ा का युद्ध करती है कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ। यानी कि बिथोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। बिथोड़ा जगह पड़ती है पाली में। 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा का युद्ध पाली में होता है, जिसमें एक तरफ तो होते हैं तखत सिंह और कंपनी, और दूसरी तरफ कुशाल सिंह चंपावत। यानी कि कंपनी की तरफ से जो आते हैं अंग्रेज अधिकारी उनका नाम था हीथकोट, और तखत सिंह की तरफ से कुशाल राज सिंधिया सेनापति आते हैं और एक ओनाड सिंह आते हैं। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है, वो इनकी सेना को हरा देते हैं और इस युद्ध में ओनाड सिंह मारे जाते हैं।
इसके ठीक 10 दिन बाद एक और युद्ध होता है जिसे कहा जाता है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर 1857 को होता है। जब पहला युद्ध हार गए तो दूसरे युद्ध में एजीजी खुद आते हैं और ये है मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमेसन, यानी कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो राजस्थान के एजीजी हैं और मैकमेसन, ये दोनों संयुक्त सेना लेकर कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ युद्ध करते हैं, चेलावास का युद्ध। इसमें कुशाल सिंह चंपावत के साथ एरनपुरा के जो सैनिक थे वो भी शामिल थे। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है। वो इनकी संयुक्त सेना को हरा देता है और इसमें मैकमोसन को मार दिया जाता है। मैकमोसन को मारकर ये कुशाल सिंह चंपावत क्या करता है, इसके सिर को औवा के किले पर लटका देता है। यानी कि वो पॉलिटिकल एजेंट जिसका सिर काटकर औवा किले पर लटकाया गया वो था मैकमेसन। मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था ये। इससे अंग्रेजों में इतना डर फैल जाता है कि वो अगले 4 महीने तक इन पर कोई आक्रमण नहीं करते। फिर इसके बाद एक स्पेशल अधिकारी को बुलाया जाता है, कर्नल होम्स को, और कर्नल होम्स के साथ जोधपुर के हंसराज जो मारवाड़ के शासक जो है तख्त सिंह, वो अपने तरफ से एक सेनापति भेजते हैं, हंसराज जोशी। इस युद्ध को नाम दिया जाता है औवा का युद्ध। ये हुआ था 20 जनवरी 1858 को। ये युद्ध 4 या 5 दिन चला था। इस दिन जब 2 दिन बाद कुशाल सिंह चंपावत को लगने लगा कि अब हमारी स्थिति कमजोर हो रही है, तो वो अन्य रियासतों से सहायता मांगने के लिए चले गए। तो ये सहायता मांगने मेवाड़ चले जाते हैं और नेतृत्व अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंप देते हैं। पृथ्वी सिंह लांबिया के ठिकानेदार थे। पृथ्वी सिंह को नेतृत्व सौंपकर कुशाल सिंह चंपावत सहायता लाने के लिए मेवाड़ की ओर रवाना होते हैं। 24 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स के द्वारा पृथ्वी सिंह को मारकर औवा के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली जाती है, यानी कि इसमें जीत होती है कर्नल होम्स की और पृथ्वी सिंह मारा जाता है। इस बात का पता कुशाल सिंह चंपावत को चलता है। फिर वो 2 कोठारिया के जो सामंत थे, जोध सिंह, और सलूम्बर के सामंत थे केसरी सिंह, इनके पास जाकर शरण लेता है कुशाल सिंह चंपावत। इसके बाद 8 अगस्त 1860 को नीमच एमपी में कुशाल सिंह चंपावत आत्मसमर्पण कर देते हैं अंग्रेजों के सामने, और कुशाल सिंह चंपावत की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे टेलर आयोग कहा जाता है। ये टेलर आयोग 10 नवंबर 1860 को अपनी रिपोर्ट देता है और कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष घोषित कर देता है। 18 अगस्त फिर उसके बाद में कुशाल सिंह चंपावत उदयपुर में रहने लगते हैं और उदयपुर में 1864 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर बात करें कर्नल होम्स की, तो कर्नल होम्स युद्ध में जीत के बाद में यहाँ से सुगाली माता की मूर्ति ले जाते हैं। औवा पाली में माता की मूर्ति थी, इसे कर्नल होम्स जीत के बाद अजमेर ले जाते हैं और अजमेर के राजपुताना संग्रहालय में इसे रख देते हैं। वर्तमान में अगर बात करें इस मूर्ति की, तो ये बांगड़ संग्रहालय पाली में स्थित है और सुगाली माता को 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है। और अगर बात करें 1857 की क्रांति की देवी कौन है, तो वो थी सुगाली माता। यानी कि एरनपुरा विद्रोह की बात की जाए तो एरनपुरा विद्रोह जोधपुर लीजियन जब युद्ध अभ्यास के लिए आबू गई, तो उसने 21 अगस्त 1857 को जेडी हॉल पर आक्रमण करके क्रांति की शुरुआत कर दी और 23 अगस्त को उसने एरनपुरा पहुंचकर एरनपुरा छावनी जला दी और वहां पर क्रांति कर दी। इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना हुए और रास्ते में उन्हें असोप के ठाकुर शिवनाथ सिंह मिलते हैं और वो उनका नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं और चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हैं। फिर आगे जाते समय उन्हें रास्ते में खैरवा गांव पाली में औवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत द्वारा रोक लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि कुशाल सिंह चंपावत कहते हैं कि अंग्रेजों को मारने के लिए दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरे साथ औवा चलो। तो इससे आधे सैनिक तो सहमत हो जाते हैं और आधे नहीं होते। जो सहमत नहीं होते वो शिव सिंह के नेतृत्व में दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। रास्ते में हरियाणा में नारनौल में ये गैराड नामक अधिकारी से युद्ध करते हैं और युद्ध में हार जाते हैं। इसके बाद जो सैनिक औवा के ठिकानेदार कुशाल सिंह चंपावत के साथ गए थे, वो 3 युद्ध करते हैं, बिथोड़ा का युद्ध, चेलावास का युद्ध और औवा का युद्ध। पहली बात करें बिथोड़ा का युद्ध, तो बिथोड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को। इसमें हीथकोट नामक
अंग्रेज अधिकारी था। जोधपुर के महाराजा ने कुशल राज सिंधिया और उनाड़ सिंह को भेजा गया। कुशाल सिंह चंपावत के खिलाफ इन्होंने युद्ध किया। इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है और उनाड़ सिंह मारे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें चेलावास का युद्ध, इसे गोरे कालों का युद्ध भी कहा जाता है और ये 18 सितंबर 1857 को हुआ था। इसमें एक तरफ थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मैकमोसन और दूसरी तरफ थे कुशाल सिंह चंपावत और एरनपुरा के सैनिक। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह चंपावत की जीत होती है और वो मैकमोसन में जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे उन्हें मारकर उनका सिर आऊ किले पर लटका देते हैं। इसके बाद कर्नल होम्स के नेतृत्व में एक युद्ध किया जाता है जिसे आउवा का युद्ध क्या कहा जाता है। 20 जनवरी 1858 को हुआ और इसमें कुशाल सिंह अपना नेतृत्व पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ सहायता के लिए चले जाते हैं। 24 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स ने पृथ्वी सिंह को मारकर आउवा किले को जीत लिया और यहाँ पर शांति स्थापित की। युद्ध जीतने के बाद कर्नल होम्स यहाँ से सुगाली माता की मूर्ति अजमेर ले जाते हैं जिसे अजमेर के राजपूताना संग्रहालय में रखा जाता है। वर्तमान में इस मूर्ति को बागड़ संग्रहालय पाली में रखा गया और वो जो सुगाली माता उन्हें 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। अगर बात करें कुशाल सिंह चंपावत की, तो कुशाल सिंह चंपावत यहाँ से भागने के बाद कोठारिया राजसमंद के ठिकानेदार जोध सिंह और सलूम्बर के ठिकानेदार केसरी सिंह के पास शरण लेते हैं। इसके बाद 8 अगस्त 1860 को नीमच में कुशाल सिंह चंपावत अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और अंग्रेज उनकी जांच के लिए आयोग का गठन करते हैं जिसे टेलर आयोग कहा जाता है। 10 नवंबर 1860 को टेलर आयोग अपनी रिपोर्ट देता है और कुशाल सिंह चंपावत को निर्दोष घोषित कर देता है। उसके बाद 1864 में उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है। अगर हम बात करें क्विक रिवीजन की जो आज हमने पढ़ी है, तो हमने पढ़ा था कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कुल 6 सैनिक छावनियां थी जिनमें एक थी नसीराबाद, दूसरी नीमच, एरनपुरा, देवली, ब्यावर और खैरवाड़ा। नसीराबाद अजमेर में थी, नीमच एमपी में थी, एरनपुरा पाली में, देवली टोंक में, ब्यावर में और खैरवाड़ा जो थी उदयपुर में थी। इनमें से हमने बात की थी ब्यावर और खैरवाड़ा में कोई विद्रोह नहीं हुआ था। नीमच, एरनपुरा, देवली और नसीराबाद इन सैनिक छावनियों ने विद्रोह किया। सबसे पहले अगर विद्रोह की बात की जाए तो सबसे पहले विद्रोह नसीराबाद छावनी में हुआ। जब राष्ट्रीय क्रांति की खबर 19 मई 1857 को आबू में सबसे पहले पहुंचती है तो ये अजमेर कमिश्नरी की सुरक्षा के लिए यहाँ पर नियुक्त की गई 15वीं नेटिव इन्फेंट्री का ट्रांसफर नसीराबाद कर देते हैं। जिस नसीराबाद करने के बाद ये इन सैनिकों से हथियार जमा करवा लेते हैं और इनकी पहरेदारी यानी कि इन पर गश्त के लिए बम्बई लांसर नामक एक सैनिक टुकड़ी को नियुक्त कर देते हैं, जिससे ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हैं वो नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर बख्तावर सिंह के नेतृत्व में 28 मई 1857 को क्रांति की शुरुआत करते हैं। उसके बाद इस क्रांति में कर्नल न्यूबरी और स्पॉटिसूट्स नामक 2 अंग्रेज अधिकारी मारे जाते हैं और कर्नल पेनी हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो जाती है। लेफ्टिनेंट लॉक और हार्डी इस क्रांति में घायल होने वाले 2 अंग्रेज अधिकारी थे। इसके बाद यहाँ मौजूद जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री है वो 30 मई के साथ इन विद्रोहियों के साथ विद्रोह में भाग लेती है और दोनों मिलकर 18 जून 1857 को राष्ट्रीय क्रांति का हिस्सा बन जाते हैं। अगर बात करें नीमच विद्रोह की, तो नीमच विद्रोह में 2 जून 1857 को यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल एबोट ने यहाँ की सैनिकों को वफादारी की कसम खिलाने की कोशिश की, जिसका विरोध मोहम्मद अली बेग ने किया और अगले ही दिन 3 जून 1857 को हीरा सिंह के साथ मिलकर मोहम्मद अली बेग ने नीमच में विद्रोह कर दिया। विद्रोह के बाद ये शाहपुरा जाते हैं जहाँ पर शाहपुरा के शासक लक्ष्मण सिंह इनका पुष्प से स्वागत करते हैं और इसके बाद निम्बाहेड़ा चित्तौड़ जाते हैं जहाँ इनका जन स्वागत किया जाता है। निम्बाहेड़ा से जन स्वागत के बाद ये देवली सैनिक छावनी में पहुंचते हैं। वहां महिदपुर सैनिक टुकड़ी के साथ मिलकर 5 जून 1857 में देवली में विद्रोह कर देते हैं। देवली और नीमच के क्रांतिकारी 20 जून 1857 को दिल्ली में जाकर राष्ट्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। नीमच के जो अंग्रेज परिवार हैं 40 अंग्रेज परिवारों को सुरक्षित महाराजा मेवाड़ के महाराजा स्वरूप सिंह के पास ले जाया जा रहा था, तो जाते समय वो रास्ते में डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रूगाराम किसान के घर शरण लेते हैं। इस समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर शावर से इन्होंने 8 जून 1857 को नीमच में शांति स्थापित की और मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेज अधिकारियों को 40 अंग्रेज परिवारों को पिछोला झील
में स्थित जग मंदिर में शरण दी और गोकुल चंद्र मेहता नामक एक अधिकारी को इनकी देखभाल के लिए नियुक्त किया। अगर बात करें एरिनपुरा विद्रोह की, तो एरिनपुरा विद्रोह जोधपुर लीजियन जब युद्ध अभ्यास के लिए आबू में गई तो उसने आबू में 21 अगस्त 1857 को जेडी हॉल पर आक्रमण करके एरिनपुरा में जेडी हॉल पर आक्रमण करके विद्रोह की शुरुआत की और 23 अगस्त को एरिनपुरा छावनी में पहुंचते हैं। छावनी को जलाकर विद्रोह कर देते हैं। इसके बाद एरिनपुरा में विद्रोह करने के बाद ये सैनिक शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देकर दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। रास्ते में इन्हें खैरवा नामक स्थान पर खुशहाल सिंह चंपावत जो आहुआ के ठिकानेदार थे उनके द्वारा रोक लिया जाता है। इनमें से कुछ सैनिक शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में दिल्ली की ओर रवाना होते हैं, जिन्हें हरियाणा के नारनौल में गेराड नामक अधिकारी द्वारा रोक लिया जाता है और आहुआ के ठिकानेदार खुशहाल सिंह चंपावत के साथ जो सैनिक हैं वो बिथोड़ा, चेलावास, आहुआ का 3 युद्ध करते हैं। इसमें बिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 को हुआ, जिसमें एक तरफ कंपनी की और तख्त सिंह जोधपुर के महाराजा की संयुक्त सेना खुशहाल सिंह चंपावत से युद्ध करती है। इसमें हीथकोट, कुशलराज सिंधिया और रोनाल्ड सिंह पंवार कंपनी और तख्त सिंह की तरफ से शामिल होते हैं। खुशहाल सिंह चंपावत के साथ एरिनपुरा के सैनिक शामिल होते हैं। इसमें खुशहाल सिंह चंपावत की जीत होती है और रोनाल्ड सिंह पंवार मारे जाते हैं। अगले 10 दिन बाद एक युद्ध होता है जिसे चेलावास का युद्ध या गोरे काले का युद्ध कहा जाता है, जिसमें जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मैकमोसन की संयुक्त सेना खुशहाल सिंह चंपावत के साथ युद्ध करती है। इसमें भी खुशहाल सिंह चंपावत की जीत होती है और वो मैकमोसन को मारकर उनके सिर को आहुआ किले पर लटका देते हैं। अगला युद्ध कर्नल होम्स के नेतृत्व में 20 जनवरी 1858 को होता है, जिसे आहुआ का युद्ध कहा जाता है। आहुआ के युद्ध में खुशहाल सिंह चंपावत अपना नेतृत्व अपने भाई पृथ्वी सिंह को युद्ध का नेतृत्व अपने भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ से सहायता के लिए चले जाते हैं। इस युद्ध में 24 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स द्वारा पृथ्वी सिंह को मारकर आहुआ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है। खुशहाल सिंह चंपावत कोठारिया राजसमंद के ठिकानेदार जोत सिंह और सलूम्बर के ठिकानेदार केसरी सिंह के पास शरण लेते हैं और 8 अगस्त 1860 को ये आत्मसमर्पण कर देते हैं नीमच में अंग्रेजों के सामने। नीमच इनकी जांच के लिए एक आयोग का गठन करते हैं जिसे टेलर आयोग कहा जाता है और 10 नवंबर 1808 को टेलर आयोग खुशहाल सिंह चंपावत को निर्दोष घोषित कर देता है और उदयपुर में 1864 में खुशहाल सिंह चंपावत की मृत्यु हो जाती है। कर्नल होम्स युद्ध में जीत के बाद जब अजमेर जाते हैं तो वो जाते समय सुगाली माता की मूर्ति ले जाते हैं, जिन्हें 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी कहा जाता है और 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है। इस मूर्ति को राजपूताना संग्रहालय अंग्रेज में रखा जाता है, लेकिन वर्तमान में इस मूर्ति को वहां से लाकर बागड़ संग्रहालय पाली में रखा गया है। तो आज हमने इस वीडियो में बात कर ली कि अजमेर चीफ कमिश्नरी कैसे बना, 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण थे और राजस्थान में बात करें तो कुल कितने सैनिक छावनियां थी। विद्रोह की शुरुआत है वो नसीराबाद से क्यों हुई और किन सैनिक छावनियों ने विद्रोह किया और राजस्थान की जो सैनिक बटालियन थे। यानी कि इस टॉपिक को आज हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। नेक्स्ट में हम करेंगे कोटा, भरतपुर, बीकानेर और इन रियासतों ने जो जन विद्रोह किया था, इनसे जुड़े व्यक्तित्व जो अमरचंद बाठिया, तात्या टोपे या जो कथन है और पुस्तकें हैं। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कुछ शॉर्ट्स नोट की, जैसे आपको एक ही जगह डाटा प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि कौन कौन से पॉलिटिकल किस किस रियासत में कौन कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे और ये छावनियां हैं जो इन्होंने विद्रोह किया, तो किस छावनी ने किस समय विद्रोह किया, सबकी डेट एक साथ करके कुछ शॉर्ट नोट्स बना के कल आपको क्विक रिवीजन भी करवा दी जाएगी और शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।